स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रिजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। नहीं चंद्र, तुम उसे इस तरह नहीं जाने दे सकते। वो नियमों के विरुद्ध होगा। पहले तुमने नंदिनी को भेष बदलकर आश्रम में प्रवेश करने की अनुमति दी, मैंने कुछ नहीं कहा। और अब उसकी मां अवंतिका ने राज मुद्रा चुराकर वो घोषणा पत्र जारी किया है। और ये कोई साधारण अपराध नहीं, अपितु राजद्रोह है। इस अपराध का दंड उसे देना ही होगा। क्या तुम्हें स्मरण नहीं मैंने तुम्हें क्या शिक्षा दी थी? एक राजा का ये कर्तव्य होता है कि अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को दूर रखकर निष्पक्षता से न्याय करे। यदि तुम अपने परिवार के सदस्य को इतने बड़े अपराध के लिए क्षमा कर दोगे, राजा तुम पर कैसे विश्वास करेगी चंद्र? क्षमा कीजिएगा आचार्य, मैंने उन्हें केवल इस कारण क्षमा किया क्योंकि उन्होंने केवल अपनी पत्नी होने का धर्म निभाया और अपना कर्तव्य निभाया। नहीं चंद्र, तुमने उन्हें इसलिए कारावास में नहीं भेजा क्योंकि वो तुम्हारी पत्नी की माता है। ये क्या हो रहा है चंद्र? कहीं तुम नंदिनी को पसंद तो नहीं करने लगे? जी नहीं आचार्य, उसे पसंद करना मेरे लिए असंभव है। तक्षशिला में पहली बार तुम मेरे विरुद्ध खड़े हुए थे, केवल नंदिनी का समर्थन करने के लिए। तुम उसका पक्ष इस प्रकार रख रहे थे जैसे वो कोई तुम्हारी अपनी ही हो। मैंने तुम्हें इससे पहले कभी भी किसी का भी इस प्रकार समर्थन करते हुए नहीं देखा था। आचार्य, मैंने वो सब केवल इस कारण किया क्योंकि वो शिक्षा ग्रहण करना चाहती थी और शिक्षा पर तो सबका अधिकार है। यदि उसकी जगह कोई और होता तभी मैं वैसे ही करता आचार्य। परंतु आज तो बात शिक्षा की नहीं थी। आज तो उसकी मां ने राजमुद्रा चुराने का दुस्साहस किया, फिर भी तुमने उन्हें क्षमा कर दिया। मैं तुम्हें अंतिम बार कह रहा हूं चंद्र, एक राजा को अपना कोई भी निर्णय हृदय से नहीं अपितु अपने मस्तिष्क से लेना चाहिए। मैंने बचपन से सदैव तुम्हें यह शिक्षा दी है कि हृदय से सोचना मनुष्य को दुर्बल बनाता है, उसका प्रयोग मत करो। परंतु आज तो तुमने अपना हृदय ही किसी के नाम कर दिया। जी नहीं आचार्य, असत्य है। कृपया कर मेरा विश्वास करें आचार्य। और वैसे भी वो मिलेगी तो कुछ आती है। रही बात मेरी आचार्य, मैं तो जितना हो सके उससे दूर रहता हूँ। और यदि मैंने एक सम्राट की भांति कोई निर्णय लिया है तो केवल इस कारण कि अवंतिका जी ने जो कुछ भी किया वो एक पत्नी होने के नाते किया। उन्होंने केवल अपना धर्म निभाया, अपना कर्तव्य निभाया। मैंने उन्हें क्षमा इस कारण नहीं किया आचार्य क्योंकि वो नंदिनी की माँ है। अभी तो इस कारण किया क्योंकि यदि उनकी परिस्थिति में कोई और होता तो वो भी यही करता आचार्य। और आचार्य, आप तो मेरे गुरु हैं। यदि आपको लगता है कि आपके शिष्य से कोई भूल हुई है तो आप जो दंड देना चाहें दीजिए, मुझे स्वीकार है। उठो चंद्र। शूरवीर सूरमाय ईश्वरी का करिश्मा ये न्याय प्रिय है, ये शक्तिमान है, ये वेगवान अति महान पराक्रमी पुरुषार्थी कौन है? ये तेजस्वी ताकती है, हिम्मती है, साहसी है, निडरता का पुरोधा है, ये सदाचारी शीलवान मनोबली बलवान है, ये सन्मार्गी वीर योद्धा है। कहो चंद्र, कोई पीड़ा हुई? नहीं आचार्य। बस मैं यही देखना चाहता था। जब तुम मुझे बता रहे थे कि नंदिनी मलय केतु को अब भी पसंद करती है, तुम्हारी आंखें नम थी। परंतु अब जब मैं तुम्हारे हाथ पर इतने कठोर प्रहार कर रहा हूं, तुम्हारे चेहरे पर पीड़ा की एक रेखा तक नहीं दिखी। इसका अर्थ समझते हो चंद्र? जब हृदय में पीड़ा का अनुभव होने लगे
तो देह की पीड़ा का आभास भी नहीं होता। अब भी चेतावनी देता हूं, संभाल लो स्वयं को। कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम नंद की पुत्री से प्रेम कर बैठो। क्या हो रहा है मुझे? कहीं आचार्य ने जो कुछ कहा वो सत्य तो नहीं? शत्रु है मेरी, मैं उसे पसंद नहीं कर सकता। मैं उसे पसंद नहीं कर सकता। क्या आपने वो मुद्रा नहीं चुराई? फिर किसने चुराई? तुमने चुराई नंदिनी। मैंने? क्या कह रही हो? हाँ, तुमने चुराई। परंतु मैंने कोई चोरी नहीं की। मैंने स्वयं तुम्हें कल रात्रि देखा था। ये नंदिनी इतनी रात गए यहाँ क्या कर रही है? और इसने ये किस पत्र पर शाही मोहर लगाई है? जब तुम चंद्र के कक्ष में उसकी संदूक से वो मोहर निकालकर उस पत्र पर लगा रही थी, वो तो तुम्हें बचाने के लिए अपराध मैंने अपने सर ले लिया। परंतु माँ, ये असत्य है। कल रात में मैं अपने कक्ष से बाहर गई नहीं थी, तो फिर मैं चोरी कैसे करूंगी उस मोहर की? मैं नहीं जानती नंदिनी तुम ये सब क्यों कर रही हो, परंतु जो कुछ भी कर रही हो उससे हम सब संकट में आ सकते हैं। तुम्हारा ध्यान तुम्हारे पति चंद्र पर होना चाहिए, ना कि तुम्हारे पिता महाराज की सहायता के लिए। और तुम्हें सुनकर ये बुरा लगेगा, लेकिन यही सत्य है कि तुम्हारे पिता महाराज एक अच्छे इंसान नहीं थे। इस सत्य को जितना जल्दी स्वीकार कर लो अच्छा है। तुम्हारे मन में जो उनके लिए छवि है वो सत्य नहीं। और मैंने आपको कितनी बार कहा है माँ कि मैं पिता महाराज के विरुद्ध एक भी शब्द नहीं सुन सकती। और रही बात मेरे और चंद्र की विवाह की, कैसा विवाह? चंद्र तो मुझे अपनी पत्नी नहीं समझता, तो मैं उसे अपना पति क्यों मानूं? नंदिनी, मैं नहीं जानती तुम्हारे मन में इस वक्त क्या चल रहा है, परंतु इतना अवश्य जानती हूँ कि मैंने अपने जीवन काल में बहुत रक्तपात देखा है, अपने पुत्रों को अपनी आंखों के सामने मरते देखा। अब कोई और पीड़ा सहने की क्षमता नहीं मुझ में, और अपने जीवन में तुझे कष्ट में रहते नहीं देख सकती मैं। नंदिनी, ईश्वर ने तुझे ये एक अवसर दिया अपना जीवन बनाने की, तो इसे क्यों नष्ट करना चाहती? क्यों भूल जाती हूँ कि इस गले में जो मंगलसूत्र है वो चंद्र के नाम का, इस मांग में जो सिंदूर है वो चंद्र के नाम का, और ये सब बातें साक्षी है कि तू चंद्र की पत्नी है, चाहो या ना चाहो। नंदिनी, विधाता ने तुम दोनों को एक बंधन में बांधा है, और अगर तुम दोनों को मिलाया है ना तो इसमें जरूर तेरा भला है। नंदिनी, मैं बस इतनी विनती करती हूँ कि तू जो कुछ भी सोच रही है ऐसा मत कर। माँ, ऐसा क्यों कह रही है? मैंने तो मुद्रा चुराई ही नहीं, तो फिर क्यों उन्हें ऐसा लगा कि ये मेरा ही कार्य है? अब इस तरह ऐन मौके पर पता चला तो सोचने का वक्त ही नहीं मिला, अन्यथा मैं कुछ बहुत बड़ा करती। कोई बात नहीं दुर्धरा, ये तो तुम्हारा उपहार है, ये किसी बड़े उपहार से कम थोड़ी ना है। देखना। ये क्या किया? सब कुछ गिरा दिया। अब ये उठाएगा कौन? देख के नहीं चल सकती। बहन, हेलेना तुम? हाँ, मैं। और क्या कह रही थी तुम? कि मैं देखकर नहीं चल सकती हूँ? नहीं, मेरा अर्थ ये है कि अब मैं देखकर नहीं चल सकती हूँ। देखो ना, सब कुछ गिरा दिया, अब ये उठाएगा कौन? क्या बकवास कर रही हो तुम? और ये सब क्या है? आपको नहीं पता, हमारे बहनोई मलई केतु का जन्म दिवस है, तो ये अब आप ही देखिए ना। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं कोई बहुत बड़ा उपहार लेकर आती, कुछ अच्छा करती, किंतु मुझे अभी पता चला, इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक मुकुट बना के दे दूं। वैसे आप क्या दे रही हैं उन्हें उपहार में? रस्म है तो इसीलिए मैंने ये प्रश्न पूछ लिया। नहीं, मैं इन बेकार की रस्मों को मानती हूँ, ना ही मैं किसी को कोई तोहफा देने वाली हूँ, समझी? नंदिनी, जरा यहाँ ना। मान गए दुर्धरा, तुम अपने बहनोई के लिए मुकुट तैयार कर रही हो। तुम तो बहुत ही काबिल बहू।
क्या आपको सच में ऐसा लगता है? हाँ, मुकुट बनाने की तुम्हारी ये योजना तो काबिले तारीफ है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस हालत में तुम्हारा इतना बारीक काम करना ठीक नहीं होगा। अब मुकुट बनाना तो काफी बारीक काम है और तुम्हारी आंखों को इससे जोर पड़ सकता है। मुझे लगता है कि मैं और नंदिनी तुम्हारी इस काम में मदद कर सकते हैं, है ना नंदिनी? ये सब किस लिए है? वो क्या है ना कि हमें अभी अभी पता लगा है कि आज मलय केतु का जन्म दिवस है और दुर्धरा ने ये सोचा कि वो उसे एक मुकुट बनाकर देना चाहती है, लेकिन दुर्धरा की तबीयत थोड़ी नासाज है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना हम दोनों मिलकर उसकी थोड़ी मदद कर दें। आप लोग सच में मेरे लिए ऐसा करेंगे? हाँ हाँ, मैंने तो कहा था कि नंदिनी तुम्हारी मदद करने के लिए जरूर हाँ कह देगी। अब तुम जाओ और जाकर आराम करो। क्षमा करना, परंतु मैं इस कार्य में तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकती। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मलय केतु अब हमारा बहनोई है और अगर उसके जन्म दिवस पर हम उसके लिए मुकुट बनाएंगे तो सबको कितना अच्छा लगेगा और छाया को कितना अच्छा लगेगा, जरा सोचो। किंतु छोड़ो नंदिनी, ये हम दुर्धरा के लिए कर रहे हैं और अब दुर्धरा के लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना। ठीक है, मैं ये मुकुट बना दूंगी। पहले तुमने नंदिनी को भेष बदलकर आश्रम में प्रवेश करने की अनुमति दी, मैंने कुछ नहीं कहा। और अब उसकी मां अवंतिका ने राजमुद्रा चुराकर वो घोषणा पत्र जारी किया है और ये कोई साधारण अपराध नहीं, अभी तो राजद्रोह है। नहीं चंद्र, तुमने उन्हें इसलिए कारावास में नहीं भेजा क्योंकि वो तुम्हारी पत्नी की माता है। ये क्या हो रहा है चंद्र? कहीं तुम नंदिनी को पसंद तो नहीं करने लगे? मैं तुम्हें अंतिम बार कह रहा हूं चंद्र, एक राजा को अपना कोई भी निर्णय हृदय से नहीं अपितु अपने मस्तिष्क से लेना चाहिए। मैंने बचपन से सदैव तुम्हें यह शिक्षा दी है कि हृदय से सोचना मनुष्य को दुर्बल बनाता है, उसका प्रयोग मत करो। तो आज तो तुमने अपना हृदय ही किसी के नाम कर दिया। अब भी चेतावनी देता हूं, संभाल लो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम नंद की पुत्री से प्रेम कर बैठो। तो कहिए महाराज, इस समस्या के हल हेतु क्या यही नीति अपनानी चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आचार्य, महाराज का उत्तर ना है। क्या ये आपका अंतिम निर्णय है महाराज? आचार्य, मेरा अंतिम निर्णय वही होगा जो आपको उचित लगेगा। नहीं, आप महाराज हैं, निर्णय आप ही लेंगे। जैसे आपकी आज्ञा। तो आप एक एक करके अपना पक्ष मुझे सुनाएं, सबकी सहमति के बाद ही मैं कोई निर्णय ले लूंगा। तो सबका पक्ष सुनने के बाद और सबकी सहमति जानने के बाद मुझे ये नीति अपनाने में कोई आपत्ति नहीं है। प्रणाम महाराज, आपके आदेश अनुसार नई राजमुद्रा का निर्माण हो गया है। आज से इस राजमुद्रा की सुरक्षा का उत्तरदायित्व मैं मेरे शिष्य मणिभद्र को सौंपता हूं। आज से ये राजमुद्रा महाराज के कक्ष में नहीं, अपितु आपके पास रहेगी और आप इस बात को सुनिश्चित करोगे कि पुनः कोई इसका दुरुपयोग ना कर पाए। आशा करता हूं कि महाराज को इस बात से कोई आपत्ति नहीं होगी। आचार्य, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ये सभा यही समाप्त हुई। आचार्य,
हूँ कि आप मुझसे रुष्ट हैं, किंतु मैं आपको वचन देता हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पांडुग्रत को अवश्य ढूंढ निकालूंगा। एक स्त्री किसी पुरुष को पसंद करती है तो वो किसी और स्त्री को उसके करीब बर्दाश्त नहीं कर पाती। जब नंदिनी ये देखेगी तो उसे लगेगा कि ये चंद्र ने किया है, फिर उसे गलतफहमी हो जाएगी। इसी गलतफहमी का फायदा मुझे उठाना है। चाहे कुछ भी हो जाए नंदिनी, मलय के लिए मुकुट तुम्हें अकेले ही बनाना होगा। और जब ये बात चंद्र को पता लगेगी कि तुम मलय को मुकुट पहनाने के लिए मर रही हो, तो मैं देखती हूँ कि राजभवन में तुम कितने दिन रह पाती हो। महाराज चंद्र को ये संदेश दे दो कि पत्रानी हेलेना उनसे मिलना चाहती है। क्या हो रहा है? तुम चीखी क्यों? ये बहुत नुकीला है, ये चुभ गया। दिखाओ 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 मुझे। हेलेना, तुम्हारे शरीर में तो और भी घाव है, ये चोट कैसे लगी? ये घाव थोड़ी ना है, ये तो मोहब्बत की निशानी है। अब विवाह होने के बाद ये छोटी मोटी खरोंचें तो लगती ही रहती है ना। मैं तुम्हें क्या बताऊं, चंद्र भी ना खुद को रोक ही नहीं पाता। और वो ये खून तो रुक ही नहीं रहा। मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारी इस काम में मदद कर पाऊंगी नंदिनी। क्या तुम ये अकेले कर लोगी? समझ लो मेरा काम हो गया, बस मुझे चंद्र का इंतजार है। इसका अर्थ है कि चंद्र सत्य कह रहा था, वो सच में हेलेना को पसंद करता है और उसके निकट रहना चाहता है। बताओ तुमने मुझे क्यों बुलाया? वो मैं तुमसे कुछ जरूरी बात कहना चाहती हूँ चंद्र। मैं जानती हूँ कि मलय हमारा बहनोई है और आज उसका जन्म दिवस है। पहले की बात कुछ और थी। पहले तो मैं उसके हर जन्म दिवस पर उसे, खैर वो सब छोड़ो। अब वक्त बदल चुका है और रिश्ते भी। मैं अपना अतीत पूरी तरह से भुला चुकी हूँ, लेकिन आज के आयोजन में मैं भाग नहीं ले पाऊंगी और मैं ये आशा करती हूँ कि तुम्हें इस बात का बुरा नहीं लगेगा। अब मैं नंदिनी की तरह तो नहीं हूँ ना, जो सुबह से बैठकर मलय के लिए मुकुट बनाऊं। कैसा मुकुट? वो नंदिनी आज सुबह सुबह ही मेरे कक्ष में आ गई और पूछने लगी कि मलय को क्या पसंद है, हीरे या मोती। उसे तो अपनी इज्जत की कोई परवाह ही नहीं है, लेकिन महल में ये सारी बातें बहुत आसानी से फैल जाती हैं, इसलिए उसे मैंने अपने ही कक्ष में बैठने को कहा। अब देखो ना, सुबह से वो मुकुट ही बना रही है। मैं आशा करती हूँ कि तुम्हें बुरा नहीं लग रहा होगा, क्योंकि मैं मलय के लिए कोई तोहफा नहीं बना रही।
अब विवाह होने के बाद ये छोटी मोटी खरोंचें तो लगती ही रहती है ना। मैं तुम्हें क्या बताऊं, चंद्र भी ना खुद को रोक ही नहीं पाता। मैं उसके लिए क्यों अपने आंसू बहा रही हूँ, जब मुझे पता है कि वो मेरा कभी नहीं हो सकता। बेचारी, कभी कभी तो मुझे इस पर बहुत दया आती है। ये जिससे प्यार करती है वो किसी और को चाहता है। मैंने इसे रोकने की बहुत प्रयत्न किए, किंतु इसने मेरी एक नहीं सुनी।